हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईआरएफसी के बारे में। आईआरएफसी का मतलब होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। जी हाँ, आपने इससे पहले नाम नहीं सुना होगा आईआरएफसी का, लेकिन अब आपको पता चल जाएगा। आईआरएफसी बेसिकली एक आईपीओ लेके आ रहा है। आज 18 ऑफ जनवरी 2021 को ओपन होने वाला है और इस आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है वो 20 जनवरी 2021 है, यानी 18, 19, 20 ये 3 दिन लगातार ये आईपीओ खुला रहेगा। क्या आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करेंगे और जानेंगे कि इसका मकसद क्या है आईपीओ लाने का, और ये काम क्या करती है, क्या इसकी प्रोफाइल है और क्या इसकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को लेकर के। राइट, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको हम शॉर्ट में आईआरएफसी भी बोलते हैं, एक बोरोविंग आर्म है इंडियन रेलवे के लिए। यानी सीधे सीधे शब्दों में समझिए तो भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, आईआरसीटीसी, उसके लिए एक बोरोविंग आर्म की तरह काम करती है, यानी एक फंड रेजिंग की तरह काम करती है, फंड रेस करके देती है। आईआरईसीटी, इंडियन रेलवे को कोई भी फंड चाहिए होता है किसी भी बिजनेस में लगाने के लिए, या कोई चीज़ प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उसके लिए फंड रेजिंग का तरीका है कि आईआरएफसी से वो पैसे लेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईआरएफसी अलग से सेटअप करके रखा हुआ है ताकि इंडियन रेलवे को किसी भी तरीके के फंड की ज़रूरत पड़े तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से ना मांग करके वो आईआरएफसी से डायरेक्टली मांग सकती है। तो आईआरएफसी का मेन मकसद है इंडियन रेलवे को फंड पहुंचाना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आईआरएफसी क्या है। ओके, अगर हम बात करें इसके अंदर आईपीओ की, तो देखिए 18 ऑफ जनवरी 2021 यानी आज के दिन ये आईपीओ शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये 2021 में पहला ऐसा आईपीओ है जो शुरू होने जा रहा है। और इसके बुक को रन करने के लिए जो लीड मैनेजर्स चूज़ करे गए हैं उसमें से मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे कि डैम कैपिटल एडवाइजर्स है, एचएसबीसी सिक्योरिटीज़ एंड कैपिटल मार्केट्स है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ है और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स। इन सबको इस इशू को रन करने के लिए लीड मैनेजर्स के रूप में चूज़ किया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स की मैं आपसे बात करूंगा यहाँ पे, तो कंपनी जो है टोटल नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स लेके आ रही है वो है 178 करोड़, यानी 178 करोड़ 20,69,000 करोड़ इक्विटी शेयर्स होंगे। ठीक है, लॉन्च करे जाएंगे। लेकिन इसमें से जो मैंने आपको बताया 178 करोड़ 20,69,000 से 118 करोड़ 80,46,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं वो फ्रेश शेयर्स के रूप में इशू किए जाएंगे, जबकि 59 करोड़ 40,23,000 इक्विटी शेयर्स जो होंगे वो ऑफर फॉर सेल के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में लॉन्च करेगी। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा क्योंकि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या प्राइस बैंड हो सकता है इस इशू का। तो इस इशू के लिए जो प्राइस बैंड एक्सपेक्टेड जो है वो है 25 रुपीज़ से लेकर 26 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। जी हाँ, 25 से 26 बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है और इसको ले करके बहुत ही ज़्यादा लोग यू नो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि आगे जाकर के इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हमने देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आईआरएफसी का कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। ये एक तरीके से समझो कि मोनोपोली है। आईआरएफसी के अलावा कोई दूसरा नहीं है जो इसका पीयर कॉम्पिटिटर इसके साथ में खड़ा रहने वाला है। तो डेफिनेटली इसके अंदर ग्रोथ तो 100% श्योर है। राइट, यहाँ फंड रेजिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पे आईआरएफसी जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसका मेन टारगेट है कि ये 4,455.17 करोड़ से लेकर 4,630 मतलब 4,633.38 करोड़ तक के इक्विटी शेयर्स जो है ये रेस करना चाहती है और प्राइस बैंड है 25 to 26 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे कंपनी जो है ऑलरेडी 1390 यानी 1390 करोड़ इक्विटी 1390 करोड़ रुपए ऑलरेडी रेस कर चुकी है एंकर इन्वेस्टर्स को बेच करके। जी हाँ, एंकर इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, यानी वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कोई एलआईसी एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। तो एंकर इन्वेस्टर्स मतलब पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको बोलते हैं। तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के साथ एक शर्त भी होती है
एक कंडीशन भी होती है कि वो जो इशू डेट है शेयर का, जो इशू प्राइस है, इशू डेट है, उस डेट से 30 दिन या 40 दिन तक वो होल्ड करके, 30 दिन तक आई थिंक होता है, वो होल्ड करके रखेंगे। 30 दिन के पहले पहले वो बेच नहीं सकते हैं। जबकि आम आदमी जो होता है, आम रिटेल इन्वेस्टर जो होता है, वो 30 दिन के भीतर भीतर क्या हो, 2 दिन 3 दिन, आज लिया आज ही बेच दिया, ऐसे भी हो सकता है, आज लिया कल बेच दिया, ऐसे भी हो सकता है। राइट, अगर आपको आज अलॉट हो जाता है तो आप आज ही शाम तक बेच सकते हो, या फिर आज आज आपको अलॉट हो जाता है तो आप 2 दिन बाद बेच सकते हो। लेकिन इन लोगों के लिए, एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ऐसा नहीं होता है। राइट, हालांकि ये एंकर इन्वेस्टर्स को बेच करके 1390 करोड़ ऑलरेडी कंपनी जो है रेस कर चुकी है लास्ट फ्राइडे यानी 15 जनवरी 2021 को। इस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव क्या होना है? इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्रेश कैपिटल को रेस करना, और नेट जो प्रोसीड्स यहाँ से होने वाली, यानी जो 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 इनके पास अमाउंट आएगा, जनरेट होगा, जो पैसे आएंगे, जो फंड आएगा, उसका एक तरीके से इक्विटी कैपिटल के रूप में ऑगमेंट करके तैयार रहना, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की फंड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट आती है बिजनेस के में ग्रोथ को लेकर के, तो इनको प्रोवाइड करने में कोई दिक्कत ना आए इंडियन रेलवे को। राइट, तो इस तरीके से ये एक तरीके से, अब कोई भी कंपनी आईपीओ लेके क्यों आती है आपको पता है ना? आईपीओ लेके आने का मकसद क्या होता है किसी कंपनी का? अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए जो फंड चाहिए होता है, उसी फंड को रेस करने के लिए आती है। उसी तरीके से यहाँ पे आईआरएफसी भी आ रही है। राइट, तो कंपनी की प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो आईआरएफसी जो है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये एक तरीके से डेडिकेटेड बोरोइंग आर्म है इंडियन रेलवे के लिए, और इसका मेन प्राइमरी जो बिजनेस है वो फाइनेंस करना है। ठीक है, इंडियन रेलवे के रोलिंग स्टॉक्स को लेकर के, जैसे कि वो एसेट्स जैसे कि पावर्ड एंड अनपावर्ड व्हीकल्स, जैसे कि लोकोमोटिव्स हो गए, कोचेज़ हो गए, वैगन्स हो गए, ट्रक्स हो गए, फ्लैट्स हो गए, इलेक्ट्रिक एंड मल्टीपल यूनिट्स हो गई, कंटेनर्स हो गए, क्रेन्स हो गए, ट्रॉलीज हो गई, है ना। इस तरीके के जितने तरीके होते हैं रोलिंग स्टॉक्स एंड कंपोनेंट्स के, इन सारी चीज़ों को लेकर के किसी भी तरीके की फाइनेंसिंग को लेकर के इसका मेन काम है, और ये इसके ऊपर पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। कंपनी जो है एनबीएफसी के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, यानी फाइनेंस कॉरपोरेशन से रिलेटेड इसका काम है। और जो टोटल वैल्यू है रोलिंग स्टॉक्स या एसेट्स की फाइनेंस्ड बाय दिस कंपनी बाय मार्च 2020, यानी मार्च 2020 के क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो इसके पास जो टोटल रोलिंग स्टॉक की जो एसेट वैल्यू है वो है 2,33,810.78 करोड़ रुपए। जबकि हम सितंबर 2020 की बात करें तो 2,34,627.16 करोड़ रुपए ये रेस्पेक्टिवली है। तो ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, और इसको लेकर के बहुत ही बड़े बड़े लोग जो हैं बड़ी बड़ी कमेंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं उनकी क्या रेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको सबके अच्छी रेटिंग्स हैं, हाईएस्ट क्रेडिट रेटिंग मिली है। जैसे कि क्रिसिल की अगर हम बात करें तो AAA मिली है, A1+। ICRA की बात करें, इकरा की, तो AAA है, A1+ है। केयर की बात करें तो केयर रेटिंग ने भी अपने हाईएस्ट रेटिंग को दिया है, AAA A1+। और यहाँ पे ठीक है, मूडीज़ ने BBB- दिया है, जो कि स्टेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो रेटिंग एजेंसीज़ ने अपने हाईएस्ट रेटिंग को यहाँ पे दिया हुआ है। और इस तरीके से अगर देखें तो स्टेक होल्डिंग मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग एंड मैनेजमेंट, देखिए इस कंपनी के लिए जो प्रोमोटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, लेकिन वो मिनिस्ट्री के जरिए प्रमोट करते हैं उसको, और जिसमें से 100% में से 14 पॉइंट जो भी परसेंट अगर ये निकाल देंगे तो इनके पास टोटल जो प्रमोटर के पास जो टोटल होल्डिंग बचेंगे इस कंपनी की 86.36%। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको यहाँ पे आर्टिकल के अंदर लिखा भी है। 86.36% के पास फिर भी बचेगा, आगे जा कर के फिर हो सकता है ये ऑफर फोर्स सेल के जरिए इशू करें, वो लिखा नहीं है यहाँ पे, मैं अपने मन से बता रहा हूँ। लेकिन 86.36% के पास बचेगा अगर ये 100% में से ये अमाउंट अगर आज मतलब 2-3 दिन में अगर सेल कर देते हैं तो आईपीओ के जरिए। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं। आई होप आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस आईपीओ में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इसके ऊपर अगर आप बात करें तो 25 to 26 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आपको मिल रहा है, इतना चीप रेट में मिल रहा है। और आने वाले टाइम में इसके अंदर डेफिनेटली ग्रोथ होने वाली है, पॉसिबल है, क्योंकि IRFC को जो फंड चाहिए होता है, और फंड चाहिए ज़रूर, और फंड चाहिए तो मार्केट से उठाएगी। ठीक है, और डेफिनेटली इसके अंदर कोई पीयर कॉम्पिटिटर नहीं है इसका, तो मोनोपोली है एक तरीके से। तो इसके अंदर डेफिनेटली आने वाले टाइम में
जंप देखने को मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब करना चाहें तो अपने ब्रोकर के जरिए आप स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। So this is all for this video. I hope you got information regarding this IPO. This is first IPO of 2021, and next IPO which is about to come, Indigo Paints, I think so. I will update you in next episodes. So this is all. Take care of yourself. Have a good day. Thank you very much for watching this video.